Good morning, everyone. Our today's topic is types of companies. Types of companies में हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप की कंपनी होती है। कंपनीज दो तरह की होती है, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज। ठीक है, वैसे और भी बहुत टाइप की कंपनीज़ होती है, लाइक स्मॉल कंपनीज़, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनीज़, बट ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो बेसिक जो मेन दो टाइप होते हैं कंपनीज़ के, हम वो देखेंगे। एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। और यहाँ एक 1% कंपनी के बारे में दिया हुआ है, वो भी हम देखेंगे। वो भी एक तरह की प्राइवेट कंपनी होती है। देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, ठीक है, 268 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर आपको दिया हुआ है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। पब्लिक कंपनी होती है जो पब्लिक से पैसा लेती है, लाइक गवर्नमेंट हैंडल करती है। लाइक गवर्नमेंट कंपनीज अलग होती है, पूरी तरह से गवर्नमेंट कंपनीज नहीं होती, पर इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वैसी होती है क्योंकि ये पब्लिक से पैसा लेती है। प्राइवेट कंपनीज प्राइवेट होती है, लाइक इसमें पब्लिक का पैसा नहीं होता है, इसमें पब्लिक से पैसा नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि प्राइवेट कंपनीज क्या होती है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आपको बताया हुआ है प्राइवेट कंपनी के बारे में। 268 जो है वो है प्राइवेट कंपनी की। ठीक है, प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके अंदर मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो होती है वो 1 लाख रुपीज़ होती है। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, देखो कंपनी जिस कंपनी के अंदर पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख रुपए है या उससे ज़्यादा, जो भी प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स के अंदर। ठीक है, अगर किसी भी कंपनी की पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीज़ या उससे ज़्यादा जितनी प्रिस्क्राइब्ड है वो है, तो वो कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी मानी जाती है। अब पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, देखो कंपनी जब भी अमाउंट जो भी मतलब उसको अमाउंट मिलता है, ऑथोराइज कैपिटल होती है, काफ़ी तरह की अलग अलग कैपिटल होती है, ऑथोराइज कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, क्या होता है अनपेड कैपिटल, जितनी जैसे कल मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 10 रुपीज़ का, अगर 10 रुपीज़ का शेयर है और उस पर 8 रुपीज़, जो हमने कल एग्जांपल लिया था उसमें 8 रुपये जो थे वो क्या थे, मिल चुके थे, यानी कि वो जो शेयर होल्डर था उसने क्या किए थे, 8 रुपीज़ पे कर दिए थे और 2 रुपये जो थे वो अभी तक पे नहीं किए थे। तो जो 8 रुपये मिल चुके हैं कंपनी को, वो पेड अप शेयर कैपिटल होती है कंपनी की। ठीक है, जो अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो पेड अप कैपिटल में आता है। तो अगर किसी कंपनी के पास 1 लाख या उससे ज़्यादा जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है उतना कंपनी के अंदर आ चुका है, पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी की, तो उसको क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी कहते हैं। अब प्राइवेट कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सिंपली हम देखें तो कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स और जो सब लिखा हुआ होता है ना कि कंपनी के किस एक्सटेंट तक काम कर सकती है, वो सब कुछ उस आर्टिकल के अंदर लिखा होता है। कंपनी के सारे रूल्स, उसके अंदर सारी गाइडलाइंस होती है, किस एक्सटेंट तक वो काम कर सकते हैं, स्कोप जो उसका होता है कंपनी का, ऑब्जेक्ट वगैरह वो सब उसके अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो आर्टिकल के अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है कि प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है। पहली रिस्ट्रिक्शन कि वो अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, जैसे होता है ना, हमने देखा कि शेयर्स वगैरह जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए कि लिक्विडिटी नीड्स पूरी करने के लिए। यहाँ कंपनी के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है कि ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, जो शेयर होल्डर्स है उनको जब पैसा चाहिए तो वो अपना शेयर दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आती है कि कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स तो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स जो होते हैं वो 200 ही होने चाहिए। 200 से ज़्यादा उस कंपनी के अंदर मेंबर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब उस 200 के अंदर कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, जो अगर जैसे कोई होते हैं ना शेयर्स 2 जनों ने मिलके ख़रीदा हुआ है तो उसके अंदर उनको एक ही माना जाएगा। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करके कि भाई अगर आप 200 की लिमिट काउंट कर रहे हो तो उन 2 जनों को 2 अलग अलग काउंट करोगे या एक ही, तो उनको एक ही काउंट किया जाएगा। या कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है अभी जो एम्प्लॉयमेंट में, उनके अलावा बाकी सारे इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तीसरी जो इसमें लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन होती है वो क्या होती है कि ये पब्लिक से पैसा सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि भाई आप आओ और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक को इनवाइट करना मना है, शेयर ट्रांसफ़र करना मना है, और मैक्सिमम 200 लोग ही इसके अंदर मेंबर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है 1% कंपनी। ये जो ओपीसी है इसका अभी कुछ टाइम पहले ही, लाइक 2015 में शायद इसका कॉन्सेप्ट आया था। 2013 के कंपनी एक्ट के अंदर आपको ये बताया गया था, नया एक्ट बना था कंपनीज़ का, तो वहाँ पे उस ओपीसी का एक नया कॉन्सेप्ट आया थोड़े टाइम बाद में कि
एक सिंगल पर्सन अगर चाहे तो क्या वो कंपनी बना सकता है क्या? जैसे हमने देखा एक सिंगल पर्सन का सोल प्रोप्राइटरशिप था, वो अपना बिजनेस चला रहा था, लेकिन अगर वो चाहे कि वो कंपनी बनाना चाहता है तो क्या वो कंपनी बना सकता है क्या? तो हाँ, एक सिंगल पर्सन भी क्या कर सकता है, कंपनी बना सकता है। तो इस ओपीसी के कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। ओपीसी क्या था? ओपीसी के अंदर ऐसा था कि जे ईरानी कमेटी थी जिसने क्या किया, एक ये लेकर आए थे, कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ओपीसी का, रिकमेंडेशंस दी थी कि ओपीसी का मतलब एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इसमें क्या था, जे ईरानी कमेटी ने इसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जो कि मान ली गई थी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, वन पर्सन कंपनी जो होती है, अब एक सिंगल पर्सन है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अकेला नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज उसके पास नहीं होंगे, राइट। अगर बाकी कंपनीज देखें तो वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, बट यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज उसके पास नहीं होंगे, फंड्स वगैरह, कैपिटल वगैरह बहुत सारी नहीं होगी। तो क्या होता है यहाँ पे, और फिर प्राइवेट कंपनी है ये, तो फिर इसलिए क्या है, ये पब्लिक से भी इन्वाइट नहीं कर सकती पैसा। तो यहाँ पे इसको वन पर्सन कंपनी को कुछ एग्जम्पशंस दे दी गई थी कि उसको ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी कुछ, क्योंकि उसके रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स जिसकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होगी फॉर्मेशन की, ठीक है। तो ये है, लेकिन अब ऐसा था तो इसमें ये भी चीज़ें थी कि है ना, फिर तो बहुत सारी एक ओपीसी बना लेगा एक सिंगल पर्सन, अलग अलग कंपनीज बना लेगा, तो वहाँ पे उसको क्या है, काम चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे, कुछ लिमिटेशंस भी है इसकी। अब देखो, जो एक ओपीसी होती है उसको भी सेम ये स्टेटस मिला हुआ होता है कि हाँ वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, और वही उसकी जो पर्सनल असेट्स और पर्सनल लाइबिलिटीज़ होती है वो कंपनी की खुद की होती है, कंपनी के नाम से होती है, ठीक है। तो उसको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिली हुई थी, और ओपीसी के अंदर प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाएगी, ओके। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, देखो सबसे पहले क्या है, सिर्फ एक जो नेचुरल पर्सन होता है, यानी जो एक पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब जो हम ह्यूमन बीइंग, जो हम इंसान हैं वही, लेकिन वो रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। अब इंडियन रेजिडेंट का क्या मतलब हुआ, वो पर्सन जो पिछले कैलेंडर ईयर में 182 डेज़ इंडिया के अंदर रहा हो, ठीक है, उसे हम रेजिडेंट पर्सन मानते हैं इसके अंदर। तो एक इंडियन सिटीज़न ही ओपीसी बना सकता है, ठीक है, ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, और वही एक इंडियन सिटीज़न ही इसमें नॉमिनी बन सकता है। नॉमिनी क्या हुआ, जैसे एक पर्सन जो खुद है, अब उसके बाद में कंपनी कौन चलाएगा, तो उसको नॉमिनी बोलते हैं कि हाँ ये पर्सन होगा जो नॉमिनी बनेगा। जैसे हम बैंक वगैरह भी अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पे भी एक नॉमिनी चाहिए होता है कि अगर इन केस आप इनकेपेबल हो आने में, तो आपकी जगह पर कौन उसका उसको ऑपरेट कर सकता है, तो वो होता है नॉमिनी, ठीक है। तो सिर्फ एक इंडियन सिटीज़न ही नॉमिनी बन सकता है इसके अंदर, ओपीसी के अंदर। फिर इसके बाद है कि एक पर्सन अगर ओपीसी बना रहा है या फिर किसी भी कंपनी में नॉमिनी बन रहा है, तो वो दूसरी किसी कंपनी के अंदर जाकर क्या कर सकता है, दूसरी कंपनी नहीं बना सकता है, किसी दूसरी कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता। मतलब एक पर्सन एक ही जगह पर उसका वो काम कर रहा हो, एक पर्सन अगर ओपीसी बना रहा है तो वो दूसरी ओपीसी नहीं बना सकता, एक पर्सन अगर नॉमिनी बन रहा है तो फिर वो दूसरी भी नॉमिनी नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, where a natural person being member in OPC in accordance with this rule become a member in another such company by virtue of his being a nominee। ये बोल रहा है पॉइंट आपको कि अगर एक पर्सन ओपीसी बना रहा है, ठीक है, मैं ओपीसी बना रही हूँ, तो मैं क्या दूसरी कंपनी में जाकर नॉमिनी बन सकती हूँ? तो यस, अगर मेरी एक ओपीसी है तो भी मैं दूसरी कंपनी की नॉमिनी बन सकती हूँ। मैं दूसरी ओपीसी तो इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकती, लेकिन दूसरी कंपनी के अंदर नॉमिनी ज़रूर बन सकती हूँ। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि एक माइनर जो होता है, यानी 18 ईयर्स से कम का जो इंसान होता है, वो किसी भी कंपनी के अंदर नॉमिनी नहीं बन सकता, यानी कि शेयर्स वगैरह नहीं खरीद सकता, या दूसरी किसी भी कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या कह रहा है कि कोई भी ओपीसी जो होती है, वन पर्सन कंपनी है,
वो क्या होती है, वो कोई भी सेक्शन 8 वाली कंपनी के अंदर अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती। अब सेक्शन 8 वाली कंपनीज कौन सी होती है, सेक्शन 8 वाली कंपनीज होती है जो देखो सेक्शन 8 वाली कंपनीज के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा है। सेक्शन 8 कंपनीज होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती है ना, बिना प्रॉफिट के लिए, लाइक जो ट्रस्टीशिप पे चलती है, ये सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो सेक्शन 8 वाले होते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो कंपनी होती है ओपीसी होती है, वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती है, ठीक है। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, कि दूसरों को लोन देना, क्रेडिट पैसा देना, ये सब, लेकिन बैंकिंग नहीं है वो। बैंक्स अलग होता है, बैंक्स जो होते हैं वो तो हमें लोन वगैरह देते ही हैं, वैसे ही कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो हमें पैसा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती है वो ओपीसी। देन नो सच कंपनी कैन कन्वर्ट वॉलंटरीली इनटू एनी काइंड ऑफ कंपनी अनलेस 2 years हैज़ बीन एक्सपायर्ड, ठीक है। अगर कंपनी चाहे कि मैं दूसरी कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती हूँ, मैं पब्लिक कंपनी बनना चाहती हूँ, या मैं स्मॉल कंपनी या कोई भी, अगर 2 साल पूरे नहीं हुए ओपीसी बने हुए, तो फिर वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं कर सकती। या मान लो उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, यानी उसकी जो कैपिटल 1 लाख की लिमिट थी, वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। पेड अप कैपिटल भी तो बढ़ सकती है ना, हो सकता है सब्सक्राइबर्स आ जाए, तो जब पेड अप कैपिटल बढ़ जाती है तो उसको अपने आप ही क्या है, अपने आप को कन्वर्ट कराना पड़ेगा। या हो सकता है उसकी टर्नओवर बढ़ गई, सेल ज़्यादा हो रही है, अच्छा खासा उसका पैसा आ रहा है, तो क्या है, जब टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप को कन्वर्ट करा सकती है। देन हम देखेंगे पब्लिक कंपनी। 271 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 बताती है पब्लिक कंपनी के बारे में। सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 जो होती है वो कंपनी एक्ट के बारे में, कंपनी एक्ट की, वो हमें पब्लिक कंपनी के बारे में बताती है। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी मीन्स विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। इसके अंदर मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख रुपीज़ होती है। किसी भी कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है 5 लाख रुपए होती है, या उससे ज़्यादा जो भी प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट है होती है, तो क्या होती है, वो पब्लिक कंपनी बन सकती है। इसके अंदर क्या है, अगर कोई, इसके बाद आपको जो पैराग्राफ दिया है उसमें लिखा है कि कोई भी कंपनी अगर सब्सिडरी कंपनी है, मान लो एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है, पहले होल्डिंग और सब्सिडरी का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। कोई एक कंपनी है, ठीक है, ABC लिमिटेड कंपनी जो आपको एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, कोई एक कंपनी जो दूसरी कंपनी के अंदर 50% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग रखती है, दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स अगर खरीदे हुए हैं तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी हो जाती है। होल्डिंग कंपनी का मतलब होता है उस कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा अगर पेड अप कैपिटल है तो उसके पास में क्या है, शेयर होल्डिंग है, तो उसके पास कंट्रोल ज़्यादा होगा। कंट्रोल कैसे ज़्यादा होगा, जब 1 person 1 vote वाला सिस्टम आता है, तो जिसके पास ज़्यादा वोट्स होते हैं, जिसमें मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी, तो क्या रहेगा, इजीली वो कंट्रोल कर पाएगी, मैनेज कर पाएगी, तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाती है। तो कोई भी कंपनी अगर सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी ही मानी जाएगी। अगर वो सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी भी है तो भी उसे पब्लिक कंपनी यहाँ पे माना जाएगा। कुछ डिफरेंस आपको दिए हुए हैं, उससे हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा और एक्चुअल में होते क्या है वो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ़ मेंबर्स, प्राइवेट में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। पब्लिक में मिनिमम 7 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, जब प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा तब वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है, और पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलता है, उस टाइम पे वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों को जब ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, लाइक इसको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस टाइम पे उसको मान लिया जाएगा कि कंपनी स्टार्ट हो चुकी है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होते हैं। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल हम देख ही चुके हैं, 1 लाख एंड 5 लाख। इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, देखो प्राइवेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मेंबर्स की पूरी आपके पास लिस्ट हो कि हाँ लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी में रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होना ज़रूरी है, मेंबर्स के बारे में सारी डिटेल होना ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो आपको पैसा आपने मेंबर से लिया ना, पब्लिक से लिया है ना, तो उनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन कौन है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर प्राइवेट में नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
इनविटेशन टू जनरल पब्लिक, क्या इनवाइट कर सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को? अभी हमने देखा था रिस्ट्रिक्शंस में था कि प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती है जनरल पब्लिक को इनवाइट कि हाँ भाई आप आओ हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या करती है, कर सकती है इनवाइट, प्राइवेट नहीं कर सकती। स्टैचुटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट्स, अब देखो क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो अपनी अलग ही चल रही है, इसके अंदर तो कोई ऐसे है नहीं कि पब्लिक का पैसा लग रहा है या कुछ, तो यहाँ पे मीटिंग्स वगैरह ज़रूरी नहीं होती, इतनी मीटिंग्स होती है लेकिन कंपलसरी नहीं होती कि आपको इतने टाइम तक मीटिंग करनी पड़ेगी या फिर रजिस्ट्रार को आपको ये सारी रिपोर्ट्स के बारे में देनी पड़ेगी, इन सब चीज़ों की कॉपीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, स्टैचुटरी मीटिंग्स इनको करते रहना पड़ेगा, मतलब मेंबर्स की मीटिंग जो होती है उसको स्टैचुटरी मीटिंग बोलते हैं, तो मेंबर्स की मीटिंग बुलाते रहना पड़ेगा और जो उस मीटिंग की जो एजेंडा या जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसकी कॉपीज़ रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, ठीक है। नेम क्या होता है, देखो हमेशा प्राइवेट कंपनी जो है उसका नाम कहाँ से एंड होगा, प्राइवेट लिमिटेड से। कोई भी कंपनी है अगर उसके एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो वो क्या होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। अब कोई भी कंपनी जिसके लास्ट में पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। लोन्स टू डायरेक्टर, क्या प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है? यस, वो अपने डायरेक्टर्स जो है अगर कंपनी चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर वो क्या कर सकती है, अपने डायरेक्टर्स वगैरह को लोन दे सकती है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल, सॉरी यहाँ पे प्राइवेट कंपनी जो थी वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के भी लोन दे सकती थी, लेकिन पब्लिक कंपनी को हमेशा अपने डायरेक्टर को लोन देने से पहले क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हमें यहाँ पे लोन देना है। देन कोरम, कोरम क्या होता है कि आप मीटिंग बुला रहे हो, मीटिंग के अंदर आपके जो मेंबर्स होते हैं कि कितने लोग प्रेजेंट है, जैसे आप क्लास में अटेंडेंस लगती है कि 60 लोग प्रेजेंट है, 50 प्रेजेंट है, 10 एब्सेंट है, ऐसा होता है ना, वैसे ही यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उसमें मीटिंग में कितने मेंबर्स प्रेजेंट है उसको कोरम बोलते हैं। इसकी भी लिमिट्स है पर वो आपको अभी नहीं पढ़नी, कंपनीज लॉ के अंदर दी हुई होती है कि कितने मेंबर्स ज़रूरी होते हैं एक मीटिंग के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, देखो 2 मेंबर्स मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट। जो आपकी प्राइवेट कंपनी होती है उसमें कम से कम 2 जने तो प्रेजेंट होने ही चाहिए तभी मीटिंग होगी, अदरवाइज मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मेंबर्स कंपल्सरी होते हैं, मीटिंग ज़रूरी होती है, उनकी मीटिंग होने के लिए 2 मेंबर्स का ज़रूरी होता है वहाँ पे होना। और जो आपकी पब्लिक कंपनी है, अगर पब्लिक कंपनी में 1000 मेंबर्स है या उससे ज़्यादा है तो कम से कम 5 मेंबर होने ज़रूरी है मीटिंग में। अगर आपकी पब्लिक कंपनी के अंदर 5000 तक के मेंबर्स है, मतलब 1000 से तो ज़्यादा है, फर्स्ट वाला जो था 1000 तक मेंबर्स थे, ठीक है, अप टू 1000, तब 5 मेंबर्स रिक्वायर्ड थे। नेक्स्ट आपका है 1000 से ज़्यादा मेंबर्स है लेकिन 5000 तक है, ठीक है, 5000 से ज़्यादा नहीं है, तो उस मीटिंग में 15 जनों का होना ज़रूरी है। उन 1000 से ज़्यादा लोग जितने भी है या 5000 तक जितने भी लोग हैं उनमें से 15 जनों का होना ज़रूरी है। जो आपकी थर्ड लिमिट है, अगर 5000 से भी ज़्यादा है किसी कंपनी के अंदर तो उस कंपनी के 30 मेंबर्स का होना ज़रूरी है उस मीटिंग के अंदर, तभी उसको वैलिड कोरम माना जाएगा और तभी आपकी जो मीटिंग होगी वो वैलिड मीटिंग मानी जाएगी। नेक्स्ट, लीगल फॉर्मेलिटीज़। लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखो, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर पब्लिक का तो पैसा लग नहीं रहा है, तो उस केस में उनको काफ़ी सारी एग्जम्पशंस मिली हुई होती है, मतलब उनको काफ़ी सारी ऐसी रिबेट्स मिली हुई होती है कि उनको मीटिंग्स नहीं ज़रूरी, स्टैचुटरी मीटिंग्स नहीं ज़रूरी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मिनिमम सब्सक्रिप्शन वगैरह के बारे में डिटेल में आप अकाउंट्स में पढ़ोगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि कितनों के लिए एप्लीकेशन आई थी और कितनों ने पैसा उसका मिला है आपको, ठीक है, एप्लीकेशन मनी होती है यहाँ पे। तो ये अलग अलग आपको है कि बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने से उसको एग्जम्पशन मिली हुई होती है कि ये सब ज़रूरी नहीं है पूरा करना, लेकिन पब्लिक कंपनी है तो बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस की प्राइवेट कंपनी को ज़रूरत ही नहीं है, कौन से वो पब्लिक को इनवाइट करने वाली है, नहीं कर रही पब्लिक को इनवाइट, तो प्रोस्पेक्टस की ज़रूरत नहीं। लेकिन पब्लिक कंपनी है, प्रोस्पेक्टस ज़रूरी है, उसके अंदर वो अपनी सारी डिटेल लिखेगी तभी तो पब्लिक उसको पढ़कर उसके बारे में जानेगी और तभी तो वो पैसा इन्वेस्ट करेगी। मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन, मतलब मैनेजेरियल रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि अपने जो मैनेजर्स हैं उनको कितनी सैलरी वगैरह वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो
प्राइवेट कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मर्जी आए उतने पैसे लगाओ, लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम लिमिट होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है 11% की, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जो मैनेजर्स है या ये सब है उनको 11% तक ही वो दे सकते हैं। नेट प्रॉफिट जितना आया उसका 11% तक ही रेम्यूनरेशन दे सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर कंपनी चाहे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेम्यूनरेशन दिखा देगी कि हमने इतना रेम्यूनरेशन दिया, तो उसको टैक्स में फिर उसकी डिडक्शंस वगैरह, रिबेट्स वगैरह मिल जाएगी। तो वो डिडक्शन ना मिले इतनी ज़्यादा कि वो फालतू में एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए कर रही है, तो क्या होता है यहाँ पे वो 11% मैक्सिमम दे सकती है अपने मेंबर्स को, ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उनको। देखो नेक्स्ट आपका ये जो स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये आपका पूरा टॉपिक 6 चैप्टर था पहले आपके, उसके अंदर था फॉर्मेशन ऑफ कंपनी करके, लेकिन अब आपके ये सिलेबस में नहीं है, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक्स काट देंगे हम। ये आपको पूरा स्टेप्स जो है फॉर्मेशन के ये काटने हैं, ये आपके इस चैप्टर में नहीं है। ये आपको पीडीएफ भेजा था, तो वो पीडीएफ जो है इसका, उसमें भी आप चाहे हटा देना। ये मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब आपका 6 चैप्टर में था पहले, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, ये जो चॉइस है, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये हम लोग कल कवर करेंगे।